दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पर्दे के पीछे चुपचाप एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी की ताकत के समीकरण को बदलने की क्षमता है। वो डॉलर से दूरी बना रहे हैं। इस पड़ताल में हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, दशकों से अमेरिकी सरकार के कर्ज में पैसा लगाना मतलब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना दुनिया का सबसे सेफ सौदा माना जाता था। लेकिन अब चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अरबों डॉलर के ये बॉन्ड्स बेच रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो एसेट दुनिया में सबसे महफूज माना जाता था उसे अचानक क्यों बेचा जा रहा है। चलिए पता लगाते हैं। अंदाजा लगाने के लिए इस रकम को देखिए। सिर्फ एक महीने में अक्टूबर में ब्रिक्स देशों ने मिलकर 29 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच डाले। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक साफ इशारा है, एक मजबूत संदेश। और हां, ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं है, ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जिसे कुछ लोग द ग्रेट डॉलर सेल ऑफ भी कह रहे हैं। तो आइए जरा देखें कि इस कहानी के मुख्य किरदार कौन हैं। तो जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं ब्रिक्स देश, मतलब ब्राजील, रूस, भारत और चीन। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। वैसे तो सालों से चीन इस बिकवाली में सबसे आगे था, पर अक्टूबर में भारत ने उसे भी पीछे छोड़ दिया और सबसे ज्यादा अमेरिकी कर्ज बेचा। लीडरशिप का यह बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन सवाल यह है कि इस भारी बिकवाली के पीछे की वजह क्या है। इसे समझने के लिए हमें खुद अमेरिका की इकोनॉमी और उसके बढ़ते कर्ज के पहाड़ को देखना होगा। तो ये यूएस ट्रेजरीज आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझे तो ये अमेरिकी सरकार का बाजार से पैसा उधार लेने का एक तरीका है। सरकार एक तरह का आईओयू या उधार पत्र जारी करती है और कहती है, आज हमें पैसा दो, हम तुम्हें बाद में ब्याज के साथ लौटा देंगे। और अमेरिका को इतना पैसा उधार लेने की जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि हर साल अमेरिकी सरकार टैक्स से जितना कमाती है उससे करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा खर्च कर देती है। अब इस बड़े गैप को भरने के लिए उसे उधार लेना पड़ता है इन्हीं ट्रेजरी बॉन्ड्स के जरिए। और इस लगातार उधार लेने का नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये है कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर के भी पार जा चुका है। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचना भी मुश्किल है, और ये हर महीने लगभग 500 अरब डॉलर की रफ्तार से बढ़ती ही जा रही है। और रुकिए, ये तो सिर्फ सरकारी कर्ज है। अगर इसमें हम कंपनियों और आम घरों के कर्ज को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 100 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाता है। मतलब ये अमेरिका की पूरी इकोनॉमी एक साल में जितना भी बनाती है, ये उसका 300% से भी ज्यादा है। तो कर्ज के इस विशाल पहाड़ को देखकर अब दूसरे देशों की चिंता थोड़ी समझ में आने लगती है। चलिए अब उन ठोस वजूहात को समझते हैं जिनकी वजह से ये देश अपने अमेरिकी बॉन्ड्स बेच रहे हैं। इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला है जियोपॉलिटिकल रिस्क। देशों को डर है कि अगर अमेरिका से उनके रिश्ते खराब हुए तो वो उनकी संपत्ति फ्रीज कर सकता है, जैसा पहले भी हो चुका है। दूसरा, डॉलर का हथियार की तरह इस्तेमाल होना। अमेरिका अपनी करेंसी को प्रतिबंध लगाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो दूसरे देश इस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। तीसरा कारण है अमेरिका की खुद की माली हालत। उसका बेतहाशा बढ़ता कर्ज लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं लगता। और चौथा, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब ये एक सीधी साधी समझदारी है कि आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। इसीलिए ये देश अब सोना और दूसरी करेंसीज में भी निवेश कर रहे हैं। दिन के आखिर में बात एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है। कोई ऐसे देश को लगातार पैसा उधार क्यों देगा जिसका कर्ज बिना रुके बढ़ता जा रहा हो और उसे चुकाने की उसकी क्षमता पर ही सवाल उठने लगे? ये एक सीधी सी आर्थिक चिंता है। लेकिन यहां कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। अगर इतने बड़े बड़े देश अमेरिकी बॉन्ड्स बेच रहे हैं तो अब तक मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुआ? जवाब यह है कि हर बेचने वाले के लिए कोई ना कोई खरीदार भी मौजूद है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जो वो सब कुछ खरीद रहा है जो चीन और भारत जैसे देश बेच रहे हैं? ये खाली जगह कौन भर रहा है? तो देखिए, एक तरफ ब्रिक्स देश बेच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सहयोगी देश जैसे जापान और यूके, साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स और यहां तक कि अमेरिकी पेंशन फंड्स भी खरीदारी कर रहे हैं। तो भले ही बेचने वाले बड़े खिलाड़ी हों, खरीदने वालों की भी कोई कमी नहीं है। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि ये बिकवाली कोई पैनिक सेलिंग नहीं है। चीन और भारत जैसे देश अपने सारे बॉन्ड्स एक साथ बाजार में नहीं फेंक रहे हैं। वो धीरे धीरे नपे तुले अंदाज में निकल रहे हैं। इससे मार्केट को बिना क्रैश हुए इस बिकवाली को संभालने का वक्त मिल जाता है। तो लंबे समय में इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ महीनों की बिकवाली का मामला नहीं है।
ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो शायद एक नई ग्लोबल इकोनॉमिक व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहा है। और शायद ये सबसे ज़रूरी बात है, हम यहाँ किसी तुरंत आने वाले संकट की बात नहीं कर रहे हैं। हम दरअसल ग्लोबल इकोनॉमी की टेक्टोनिक प्लेट्स को धीरे धीरे खिसकते हुए देख रहे हैं। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी डॉलर के एक छत्र राज से दूर जा रही है, और ये बॉन्ड की बिकवाली इसी बड़े बदलाव का एक साफ संकेत। जरा इस चार्ट को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। साल 2001 में दुनिया के 72% रिजर्व डॉलर में हुआ करते थे। आज ये आंकड़ा गिरकर करीब 56% पर आ गया है। ये कोई रातों रात हुई गिरावट नहीं है, लेकिन ये जो नीचे की तरफ का ट्रेंड है वो लगातार बना हुआ है। तो अमेरिका के लिए इसके नतीजे क्या होंगे? ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। सबसे पहले उसके कर्ज की मांग कम होगी। इसका मतलब है कि उसे खरीदारों को लुभाने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जिससे उधार लेना और भी महंगा हो जाएगा। ये बढ़ी हुई लागत उसकी अपनी इकोनॉमी पर दबाव डालेगी और लंबे समय में दुनिया पर उसका असर भी कमजोर कर सकती है। लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए जोखिम काफी गंभीर है। उसे अपना घाटा पूरा करने के लिए पैसा जुटाने में मुश्किल हो सकती है। जो पैसा इनोवेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो सकता था, वो अब कर्ज का ब्याज चुकाने में जाएगा। उसके जो मशहूर आर्थिक प्रतिबंध हैं, वो भी कमजोर पड़ जाएंगे अगर दुनिया डॉलर पर उतनी निर्भर ही नहीं रहेगी। और सबसे खराब हालात में उसे कैपिटल फ्लाइट का सामना करना पड़ सकता है, यानी निवेशक अपना पैसा निकालकर कहीं और लगाने लगेंगे। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर सोचना जरूरी है। तब क्या होता है जब दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार के लिए उधार लेना लगातार मुश्किल होता जाता है? इस सवाल का जवाब आने वाले दशकों में दुनिया की ताकत के समीकरण को पूरी तरह से बदल सकता है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।